चलिए, हेलो दोस्तों, आज समझते हैं मॉडल पेपर 3। इससे पहले हम दो मॉडल पेपर को क्या कर दिए, डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम मॉडल पेपर 3 को डिस्कस करेंगे, तो इससे पहले जो भी नहीं देखे हैं यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 को क्या कीजिए, वो वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद ये वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा क्या होगा और समझ में आएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। तो कहता है प्रश्न 1 से 80 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से 40 प्रश्नों को क्या करना है, जवाब देना है। तो उसको जवाब देने के लिए उसको क्या है, 4 विकल्प दिए हैं। चारों विकल्प में से कोई एक सही होगा, तो उस सही विकल्प को क्या करना, आपको सही करना है। चलिए अब पहला क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। पौधे के जो जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये समझना है कि ये पुष्प में जनन अंग पाए जाते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधे में। तो कहाँ होती है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो हरे पौधों में होती है। चलिए अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो जल में, ग्लूकोज में, CO2 में, डिकटिया सोम में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, 1 नंबर आंसर जल में होगा, CO2 यहाँ पे नहीं होगा। चलिए चौथा नंबर अब क्वेश्चन कहता है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ जो है, ऑप्शन है यहाँ पे यकृत, अमाशय, अग्न्याशय, मुंह में। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा अमाशय। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। चलिए अब 5वां नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में। यहाँ जो आंसर होगा कोशिका द्रव में। चलिए अब 6ठा नंबर का हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण से बनता है? वायवीय, अवायवीय, 1 एवं 2 दोनों से, यानी कि वायवीय और अवायवीय दोनों से, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आंसर होगा यानी कि वो वायवीय हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो यहाँ पर जो आंसर एड्रेनल, पिट्यूटी, मेडुला, थायरॉक्साइड। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा पिट्यूटी। चलिए 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागन, निषेचन। तो यहाँ पर हो जाएगा जो आंसर होगा वाष्प उत्सर्जन, क्योंकि हम जानते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, जल को क्या करता है, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। लगभग जब यानी कि 90% क्या होता है, पौधा जो है जल को क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, वो बाहर निकाल देता है। 10% ही अपना स्टोर रखता है। चलिए नंबर क्वेश्चन कहता है घेंघा रोग पनपता, यानी कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पर जो आंसर आयोडीन की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन रक्त की कमी से, मोटापा से। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा
सी नंबर, क्योंकि हम जानते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, सफेद रक्त कणिकाएं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा लिम्फ। चलिए 11वां क्वेश्चन कहता है रक्तचाप मापन के उपकरण को कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर देखते हैं कि पहला दिया ऑप्शन दिया है स्टेथोस्कोप, दूसरा नंबर में दिया है एमीटर, तीसरा नंबर में दिया है लेक्टोमीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर। यानी कि रक्तचाप जिसको बोलते हैं हम बीपी, तो किसके द्वारा मापा जाता है, तो स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी नंबर का आंसर हो जाएगा। अब 12वां नंबर के क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया पाई जाती है, तो वाष्पोत्सर्जन किस में होता है, तो पेड़ पौधे में होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी नंबर का आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। तिलचट्टा में जो होता क्या होता है, नशे नहीं पाए जाते, उसमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। चलिए अगला। अब 14 नंबर कहता है रक्त क्या है, तो क्या पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रक्त जो है एक प्रकार क्या है, उत्तक है, क्योंकि हम जानते हैं रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। अब 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण से होता है। मूत्र का जो पीला रंग है, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यूरो क्रोम आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ क्या होता है, एक उभयलिंगी जंतु होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो कहाँ से प्रवेश करती है, यकृत से। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन। क्या बोले, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन CFC, DDT यानी कि ATP। ATP पूरा नाम क्या, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट होता है। और CFC पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर का यानी कि DDT। चलिए अब 19 नंबर का हम क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं तो वो क्या था, वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का मतलब हो गया जो भूमि के अंदर अगर जल जहाँ पे हो तो उसको बोलते हैं भूमिगत। तो जैसे यहाँ पर क्या है, कुआं, नदी, समुद्र, तालाब, इस सब में क्या था, नदी में क्या था, जमीन अंदर रहता है, ऊपर पे क्या था, पानी रहता है, समुद्र में भी वही है, तालाब में वही है। तो अंदर कहाँ आता, कुआं में क्या आता, वो कुआं में जो होता पानी अंदर रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 1 नंबर का आंसर। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास
कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब प्रकृति का जो चुनाव जो हुआ था इसका सिद्धांत कौन दिया था? मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद, सूक्ष्म विकास। तो यहाँ पर जो तो है जो सिद्धांत जो दिया है डार्विन ने सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत कैसे दिया था कि जब डार्विन ने समुद्री यात्रा से कर रहा था तो वहाँ पर देखा कि प्रकृति कोई भी जीव जंतु जब अपनी प्रकृति के अनुसार क्या होता है ढाल लेता है, तो उसी का आधारित पर क्या करता है डार्विन ने प्रकृति का चुनाव का सिद्धांत दिया। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं। हरा जो पौधा है उसको उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक। तो क्या कहलाते हैं हरे पौधा? हरे पौधा जो कहलाते हैं उत्पाद कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडो उत्सर्जन का कारण। यहाँ पर जो अंडो उत्सर्जन जो कारण है LH, एस्ट्रोजन, FSH, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 23 नंबर का 1 नंबर LH हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंगर हैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? लेंगर हैंस की जो द्वीपें कहाँ पाई जाती है वही बताना है। अंडाशय में, अमाशय में, अग्न्याशय में, ब्रिक में। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? यहाँ पर जो आंसर है दिया है ऑप्शन जो दिया है आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, आयोडीन। यहाँ पर जो आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि हम जानते हैं आयोडीन की कमी से क्या आता है घेंघा रोग होता है। तो यहाँ पर घेंघा रोग कहीं क्या आता है थायरॉक्सिन, उससे क्या होगा वो जो हार्मोन जो निकलता है उस हार्मोन का क्या नाम है थायरॉक्सिन। तो चलिए यहाँ पर जो आंसर हो गया डी नंबर का आंसर हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं निष्क्लन कनिकाएँ पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, न्यूक्लियस में, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो देखना है तो किस में पाए जाते हैं? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा न्यूरॉन में। न्यूरॉन में क्या होता है कनिकाएँ पाई जाती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg, यानी कि 0.5 से कितना 1.5 kg यानी कि 1.5 kg तक, तो 1.2 से कितना 1.4 kg, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 27 नंबर का लगभग 1.5 kg, 0.5 से कितना 1.5 kg तक होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि हम जानते हैं कि आँखों में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का हम क्वेश्चन पढ़ते हैं साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? यानी कि कहने का मतलब हुआ साइड मिरर के रूप में किस दर्पण या लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल, अवतल, अवतल लेंस, उत्तल लेंस किसका प्रयोग करते हैं? तो हम जानते हैं कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक है जिसको बोलते हैं आभासी, सीधा एवं छोटा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? हम जानते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा
1 नंबर आंसर हो जाएगा जूल। 32 नंबर हम क्वेश्चन कहता है आकाश का नीला होना किस घटना का परिणाम है? अपवर्तन, परिकिरण, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आकाश का जो नीला जो रंग होता है किसके कारण? तो परिकिरण के कारण से होता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 33 का सी होता है। चलिए 34 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो क्षमता क्या निकालना है? हम जानते हैं फार्मूला, क्षमता को पी से सूचित किया जाता है। तो पी बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/f। ये जब का होता है ये मीटर में होता है और सेंटीमीटर रहा होता है 100/f है। तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो 100 यहाँ कितना हो गया ये 50। तो काट दीजिए 2 बार में, तो 50 दूनी 100, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 2 डायप्टर। यहाँ जानते हैं उत्तल लेंस दिया है, तो उत्तल लेंस दिया है तो मतलब कितना प्लस 2 डायप्टर। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? प्लस 2 डायप्टर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म जो है यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर पुतली द्वारा, परितारिका, दृष्टिपटल या पक्षमापी पेशियां द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा पक्षमापी पेशियों द्वारा। 36 का डी आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है तो कितना है यहाँ पे 2 नियम। तो कौन कौन? पहला नियम कहता है आपतित किरण सबसे समझ ले थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन। तो ये कोई क्या है? कोई कांच का एक साधारण से कोई क्या है? एक टुकड़ा है। इस टुकड़ा जब प्रकाश की किरण यहाँ से आती है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। अगर यहाँ से लौटती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। एवं बीच में कोई जो डंटा दानते उसको बोलते हैं अभिलंब। हम जानते हैं कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आई भी जानते हैं आपतन कोण एंगल आई और परावर्तन कोण एंगल आर दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यही कहता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो कितना नियम हो गया यहाँ पे? 2 नियम हो गया। तो आंसर कौन हो गया यहाँ पे? 2 हो गया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। 1 नंबर में उत्तल लेंस, 2 नंबर में अवतल लेंस, 3 नंबर में उत्तल दर्पण, डी नंबर में अवतल दर्पण। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि हम जानते हैं फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें कैसा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस। और जानते हैं हमारा आँख भी कैसा किस लेंस की तरह काम करता है? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। चलिए हम 39 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 39 का बी नंबर, वक्रता केंद्र से
होकर गुजरेगी। अब 40 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या सॉरी तो इसका नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, यानी कि एक वर्णीय जब प्रकाश किरण जब गुजरेगा तो क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, यानी कुंडली जो घुमाता है वो कौन घुमाने का काम करता है? उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान हवा, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा गतिमान हवा। घुमाता कौन है? तो गतिमान हवा घुमाता है। तो आंसर हो गया सी नंबर। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा 42 नंबर का 42 का आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव में और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। इसलिए यहाँ जो पूछ रहा था कैसा है, तो अवतल लेंस पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो सुचालक कौन है यहाँ पे? आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा। तो ग्रेफाइट क्या होता है? वह धातु होते हैं, लेकिन तब फिर भी क्या होता है? वह विद्युत क्या होता है? वह सुचालक होता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी नंबर 43 का बी। चलिए हम 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो चलिए इसका हम निकालते हैं इसका आंसर। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि एफ बराबर कितना होता है? r/2 होता है। तो यहाँ पर जो दिया है तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 1 मीटर दिया है। तो फोकस दूरी निकालना है, तो एफ बराबर कितना होता है? 1 बटे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर मीटर में बदलने के लिए यहाँ क्या है? 1 मीटर है, इसको क्या करते हैं? सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से यहाँ गुना कर देते हैं। अब बटे यहाँ पे यानी कि 100/2 काटे कितना हो जाएगा? ये 50। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 44 का बी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो सघन माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम क्या होता है? थोड़ा सा उसको हम समझते हैं। तो मान लिया था यहाँ पर क्या है? 2 है। तो ऊपर हो गया मान लेते हैं सघन माध्यम है, और नीचे क्या है? विरल माध्यम है। यानी कि सघन माध्यम किसी को बोलेंगे? जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसको हम बोल देंगे क्या? सघन माध्यम। जिसका अपवर्तनांक कम है उसको बोल देंगे हम क्या है? विरल माध्यम। जैसे मान लीजिए हम पानी ले लेते हैं, और पानी और एक ले लेते हैं हवा। तो हवा का अपवर्तनांक कम होता है और पानी का अपवर्तनांक क्या आता है? अधिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सघन माध्यम,
और हवा क्या आ जाएगा यहाँ पे, विरल माध्यम हो जाएगा। तब इस कंडीशन कहता है कि प्रकाश की किरण जो है यहाँ पे सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में जाती हुई किरण। तो किरण सघन से कहाँ जा रहा है, तो इस क्या था, ऊपर में क्या था यहाँ सघन और नीचे क्या है विरल। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा, तो जब सघन से विरल में जाएगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये जो है इसको मान लेते हैं अभिलंब है। तो ये जो अभिलंब है तो कि यहाँ पर अपवर्तित किरणें जो होती हैं तो जब विरल में मध्य में जाएगा तो इसको जाना चाहिए था, ये सीधे जाना था चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ अभिलंब से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हट जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा तो अभिलंब से दूर, मतलब 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। लेकिन यही अगर पूछता कि जब विरल से अगर सघन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ दूर बोल रहा दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब फिर अभिलंब की ओर आने लगेगा, तो मतलब उसका उल्टा आंसर हो जाएगा। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो उनकी विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, जनित्र, मोटर, एम्पियर, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर जो जनित्र है तो जो आंसर हो जाएगा जनित्र आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का पारंपरिक पवन, सौर ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 47 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अब 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तनांक के साथ घटित होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है विचलन, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, इनमें सभी। तो यहाँ पर जो 68 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा विचलन। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, तो कौन 120 वोल्ट दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं डीसी करंट, 12 वोल्ट की दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं डीसी करंट, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोलते हैं एसी करंट, 12 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोलते हैं एसी करंट। यानी कि हम दिष्ट धारा को हम बोलते हैं डीसी करंट की डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं हम एसी करंट की अल्टरनेटिंग करंट। तो हम जानते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ के लिए आपूर्ति कितना होना चाहिए, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट होना चाहिए। चलिए हम 50 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो जस्ता को बोला जाता है जिंक। जिंक का संकेत जो होता है Zn। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। हम जानते हैं कि जस्ता का जो परमाणु संख्या कितना होता है यहाँ पर 30 होता है। उम्मीद है क्या होगा समझ में आ गया होगा। 51 नंबर क्वेश्चन करता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोबिया सोडा को क्या बोला जाता है, तो Na2CO3 10H2। क्योंकि हम जानते हैं कपड़ा जब धोते हैं तो क्या होता है उसमें बहुत सारा जल का जरूरत पड़ता है, पानी का जरूरत पड़ता है। तो इसमें देखना सबसे ज़्यादा पानी किस में है, तो जिसमें पानी ज़्यादा होगा वही पर आंसर टिक लगा देना है। तो इसमें क्या है 10 वो पानी है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, 51 का 1 नंबर। अब 52 का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन परबल क्षारक है,
तो प्रबल मतलब क्या, मजबूत क्षारक यहाँ पे कौन है? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NOH को क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। अब 53 नंबर क्वेश्चन का था, बहुत ही अच्छा सवाल। हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट सबसे पहले समझते हैं। हेमेटाइट, हेमेटाइट जो है किसका, ये लोहा का प्रमुख अयस्क है। तो लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। तो ये किसका हो जाएगा अयस्क? यहाँ पे आंसर बी नंबर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? तो यहाँ पर दिया दर्पण, हाथ से चुनकर, निस्तापन, फैन उत्प्लावन विधि। तो यहाँ जो आंसर होगा फैन उत्प्लावन विधि, आंसर नंबर डी, 54 का डी हो गया आंसर। चलिए 55 कहता है अभिक्रिया ZnO2 तो ZnO जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करके दिया हुआ है कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 दे दिया है, इनको बैलेंस यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस करना नहीं पूछा, पूछा क्या है, इस अभिक्रिया का नाम पूछ दिया। तो अभिक्रिया का जो नाम होगा उपचयन, उपचयन, विस्थापन, उदासीनीकरण, अपघटन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 55 का उपचयन। तो इस अभिक्रिया को हम संयोजी अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। अगर संयोजी रहता तो संयोजी आंसर हो जाता है, यहाँ तो संयोजक बदली क्या दे दिया, उपचयन अभिक्रिया। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का, बहुत ही आसान। अब क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र यानी ग्लूकोज का फार्मूला बताना है। तो हम जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देख लेते हैं। C6H12O6 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। तो आंसर हो गया बी नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं? 57 का विलय होगा कि अविलय होगा कि आयनित होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 57 का आयनित होता है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो लिथियम का अगर संकेत का बात किया जाए क्या होता है, तो Li। इसका परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 3 होता है। तो हम जानते हैं किसी परमाणु के परमाणु का जो सेल होता है उसको पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 8, इसके बाद कितना होता है 16। तो ये निकलता कैसे, इसका फार्मूला होता है 2n²। तो इसी स्क्वायर के द्वारा अगर पहला सेल बोलेगा तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 कितना होता है 2 हो जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पर अब रख दिया हम 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। जैसे मान ली यहाँ पे 2 की जगह पर हम 3 रख दिए, तो यहाँ अगर 3 रखे 3 3 9, और 9 और दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी 16 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, यहाँ पर जो हो जाएगा 2 8 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 2 8 18। तो चलिए अब समझते हैं कि लिथियम के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो हम बता चुके हैं लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है 3 होता है। तो बाह्यतम शेल में कितना भरेगा 2, इसके बाद कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 58 का 1 नंबर आंसर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का था आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व यानी कि शून्य समूह। सबसे पहले समझ लेते हैं शून्य समूह किसे कहता है। 18वां जो ग्रुप है तो उसी क्या बोला जाता है शून्य समूह। तो उसके अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं सब अक्रिय तत्व आते हैं, चाहे हीलियम,
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जितने भी तत्व लिखे हैं सारे तत्व क्या है, अक्रिय गैस। कौन सा ग्रुप में पाए जाते हैं, तो 18वां ग्रुप में पाए जाते हैं। इसकी जो वैलेंसी होती है शून्य होती है, तो यहाँ पर आंसर कौन सी हो जाएगा, आवर्त सारणी के शून्य तत्व। तो शून्य तत्व कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, हीलियम। हीलियम क्या अक्रिय गैस है, इसको शून्य तत्व भी बोला जाता है। चलिए हम 60 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व यानी कि सर्वाधिक से विद्युत ऋणात्मक निगेटिव वाला चार्ज किस में पाया जाता है। 60 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एफ हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए 61 नंबर, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन होगा कि ओजोन होगा कि हाइड्रोजन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 61 का सी, यानी कि हाइड्रोजन गैस। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 62 का सी। चलिए 63 का आंसर कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। तो अम्ल है मतलब क्या, उसमें अम्ल का एक ही पहचान है कि जिसमें क्या हो, एच लगा हो, मतलब कि शुरू में अगर एच लगा हो मतलब वो क्या हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ एच किस में शुरू में लगा हुआ देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर इसमें एच नहीं है, इसमें भी एच नहीं है, इसमें भी एच नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, एच शुरू में लगा हुआ है। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अम्ल। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो गया डी नंबर का, कि H2SO4 को क्या हो गया, अम्ल हो गया। हम जानते हैं H2SO4 को जान के जिसको पढ़ते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी अम्ल को क्या होता है, बैटरिक अम्ल भी कहा जाता है, याद रखना है। चलिए 64 नंबर का हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। तो संश्लेषित सूचक कौन है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, मेथिल ऑरेंज आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। क्या बनाता है, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल की, कार्बोनिक अम्ल की, कार्बोलिक अम्ल यहाँ पे है, कार्बोनिक यहाँ पे है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो आंसर हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, कार्बोनिक निक अम्ल हो जाएगा आंसर यहाँ सी नंबर, 65 का सी। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन CuFeS2। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 66 का बी, CuFeS2। चलिए अब 67 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु। मुक्त अवस्था मतलब जो खुली अवस्था में जो पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं मुक्त अवस्था। यहाँ जो आंसर हो जाएगा सोना, क्योंकि हम जानते हैं सोना में जल्दी जंग नहीं लगता, मतलब क्या, तो वो खुली अवस्था में पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मुक्त अवस्था। तो यहाँ पर आंसर हो गया बी नंबर, 67 का बी। चलिए हम 68 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर क्रियाशील कौन सा होगा। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 68 का जिंक। जिंक ही क्या है, बहुत ही क्रियाशील धातु है। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन, 69 नंबर का जो क्वेश्चन है किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो इसके चलिए थोड़ा सा हम बेसिक को समझते हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जानना है कि अगर 1 से 3 तक अभी आ रहा है
मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धातु अगर चार चार या चार से अधिक, जैसे 5 6 7 8 तक आ रहा है, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अधातु हो जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, चार या चार से अधिक हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे धातु हो जाएगा। तो चलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो मिल रहा है यहाँ पर कौन सा आंसर, यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी नंबर 69 का बी नंबर। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन का आता है, पीतल निम्नांकित में किसकी मिश्र धातु है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो यहाँ पर Cu प्लस Zn यानी कि कॉपर जिंक का, बी नंबर में Fe यानी कि लोहा निकेल का, कॉपर सोना या कॉपर और टीन का जो दिया है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 17 नंबर का यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा कॉपर जिंक का, यानी कि 71 नंबर यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन करता है, निम्नांकित में कौन समायवी है, तो मेथिल एल्कोहल, इसमें जो आंसर हो जाएगा 71 का सी नंबर आंसर हो जाएगा कि एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर, यानी कि 71 का सी नंबर आंसर। अब 72 नंबर क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन कहता है CH3 बॉन्ड O फिर बॉन्ड C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम, यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ तो इसका नाम लिखना है। तो इसका जो नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा, यानी कि ये इथर ग्रुप का है, तो इथर ग्रुप का जो हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं एथिल, इसको पढ़ते हैं मेथिल। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, आंसर हो जाएगा इसका 72 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए हम 73 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो जो लोहा की अभिक्रिया किसे करवाएंगे, हम भाप से करवा देंगे तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर का Fe3O4, तो आंसर 1 नंबर 73 का 1 नंबर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग क्या है, चलिए हम थोड़ा समझते हैं, यानी कि वर्ग और आवर्त। तो आवर्त सारणी में अगर इस लाइन में जो है टोटल कितना था 7 को जो है इसको बोलते हैं हम आवर्त, और ऐसे ऐसे जो लाइन है हॉरिजॉन्टल में तो उसको बोलते हैं क्या, वर्ग। तो इसकी जो संख्या होती है 18 होती है, और ऐसे जो लिखा हुआ ये 7 होती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर परमाणु संख्या 16 है तो इसका भी क्या आता है, इस तत्व का जो वर्ग हो जाएगा 16 नंबर। फास्फोरस कितना था 15, यहाँ एस मतलब क्या है सल्फर, ये 16 जो दिया है किसका दिया, ये सल्फर के परमाणु संख्या दिया हुआ है। चलिए अब हम पढ़ते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि बताना है कौन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए 1 नंबर में Zn को पढ़ते हैं, जिंक। Fe दिया है मतलब क्या है यहाँ पे
लोहा, Cu मतलब कॉपर, Mg मतलब क्या होगा मैग्नीशियम। तो कौन अभिक्रिया नहीं करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि कॉपर। 75 का सी। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मिश्र धातु में 90% कॉपर जिसको बोलते हैं Cu, 10% टिन जिसको बोलते हैं Sn, इस मिश्र धातु का नाम। तो इस मिश्र धातु का जो नाम हो जाएगा यहाँ पे ब्रोंज। 76 का बी नंबर आंसर। चलिए अब 77 नंबर क्वेश्चन कहता है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो ये 77 को जो आंसर हो जाएगा क्या बनाता है H2 गैस बनाता है यानी कि 77 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम 78 नंबर क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी यानी कि Ag। एज एल को क्या बोलते हैं एल्युमिनियम, Cu को बोलते हैं कॉपर, Ag क्या बोलते हैं चांदी, Ag क्या बोलते हैं पारा। यहाँ पर जो आंसर हुआ 78 का सी नंबर। 79 अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं क्या। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को जो कहते हैं यहाँ पर गैंग कहते हैं, मैट्रिक्स या गैंग एक ही कहा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। आघातवर्धनता, ऊष्मीय चालकता, तन्यता, कठोरता, किसके कारण जो यहाँ तार बनाए जाते हैं। तार का ऐसा होता है लंबा होता है, लंबा मतलब क्या होता है तनता है, मतलब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा तन्यता के कारण यानी कि 80 का आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको क्या होगा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।